2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, लॉस हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम M1 स्टार्ट कर रहे हैं। M1 का पेपर उसी तरह जिस तरह S1 का पेपर होता है। M1 इज 50 मार्क्स। सही है। ओवरऑल A2 में जो उसकी वेटेज होती है वो 20% होती है। बेसिकली 4 पेपर होते हैं जो 30-30 20-20 होते हैं। सही है। P1 and P3 आर 30-30 एंड M1 एंड S1 आर 20-20। S1 और S2 भी जो होते हैं वो 20-20 होते हैं। सही है। कितने क्वेश्चंस आते हैं? वही 6 क्वेश्चंस और 7 क्वेश्चंस आएंगे। जब 6 क्वेश्चंस आते हैं तो पेपर जो है वो जनरली थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसिडर किया जाता है। सही है। यू विल सी दैट हैपनिंग। ओके, वन थिंग अबाउट M1 दैट हैज इमर्ज्ड ओवर द इयर्स इज के पहले जो है वो 2020 से पहले M1 और M2 दोनों होता था। सही। अब से M1 है, M2 जो है वो शिफ्ट हो गया फर्दर मैथ में। उसका एक रिजल्ट ये हुआ है कि जनरली M1 का पेपर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया। सही है। क्योंकि पहले वो चैलेंजिंग वाला पार्ट जो है वो M2 में रहता था। M1 का पेपर रीजनेबली सिंपल आया करता था। बट इन द रीसेंट पास पेपर्स वी सीन के भाई डिफिकल्टी बढ़ गई है। सही। आज थी सुबह मैं दूसरी क्लास में जो है वो स्कूल की क्लास में करा रहा था क्वेश्चन। वन सिंगल क्वेश्चन इन द पेपर वाज 14 मार्क्स। सिर्फ एक क्वेश्चन। तो आप सोचेंगे अगर वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो आप तो थ्रेशोल्ड से बहुत दूर चले गए। सही है। तो चैलेंज अब ये हो गया है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स वाले सवाल आया करते हैं। सही है। तो हमने जो है वो M1 को लाइटली नहीं लेना। M1 का सिलेबस बहुत लंबा नहीं है। अगर आपने रीजनेबली फिजिक्स पढ़ी हुई है, आप तीनों ने पढ़ी है फिजिक्स। सही। तो बहुत सारी चीज़ें समझना आसान लगेंगी। पर जो चैलेंज विद M1 है कि भाई ये मैथमेटिकल है। सही है। इसमें आपने मैथ्स भी समझनी है। फिजिक्स तो आपको समझ आ रही है बट मैथ्स भी उसके साथ समझनी है। सही है। इसके पीछे मैथ्स क्या चल रही है। स्टार्ट उसी तरह होता है काइनेमैटिक्स से जिस तरह फिजिक्स में स्टार्ट किया जाता है। सही है। मैंने काइनेमैटिक्स को दो पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है।
वो दो पोर्शंस क्या है, एक काइनेमैटिक्स ग्राफ्स एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले सवाल, और दूसरा चैप्टर है काइनेमैटिक्स एंड कैलकुलस। कैलकुलस कहते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। सही है, तो दो चीजें हम अलग अलग पढ़ेंगे। बिल्डअप जाहिर सी बात है यहीं से शुरू होगा और आगे तक कैरी होगा। सही, सबसे पहली चीज जो हम काइनेमैटिक्स में पढ़ते हैं, पहले तो ये देख लें। आई थिंक if you know physics you will be pretty comfortable with um, scalar quantities and vector quantities. Speed for example एक scalar quantity है और velocity जो है वो एक vector quantity होती है। सिंपल सा लॉजिक क्या है कि भाई अगर मैं कहूँ कि velocity -5 है, that means that I'm traveling in the opposite direction। मैं ये पहले जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था उसका ऑपोजिट जो जाएगा वो नेगेटिव वेलोसिटी कंसिडर किया जाता है। राइट, डिस्प्लेसमेंट एक चीज होती है। डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। राइट, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता, डिस्टेंस आप घूम के वापस आ जाए तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी हो सकता है। सो विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। अभी आएंगी सारी बातें जब मैं आपको ग्राफ्स करूंगा। राइट, बट बेसिक डिफरेंस आपको पता होना। The first thing that I have in kinematics is straight line motion। सही है, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब ये नहीं कि ग्राफ्स स्ट्रेट लाइन से बनेंगे, ग्राफ्स जो है वो कर्व्स भी बन सकते हैं। सही, अच्छा अब यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं टाइम जीरो क्या हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग एट टाइम जीरो? पार्टिकल इज एट, पार्टिकल रेस्ट पे, तो पार्टिकल इज एट ए, रेस्ट है या नहीं है अभी मुझे नहीं पता। सही है, पार्टिकल इज एट ए which is at a displacement of 3 meters from O। सही है, तो इनिशियल एक डिस्प्लेसमेंट दी हुई है मैंने पार्टिकल को फ्रॉम T0 to T5 particle is moving away from O, सही है, दूर ही जा रहे हैं उसे अभी भी। सही है, कैसी वेलोसिटी के साथ, व्हाट काइंड ऑफ वेलोसिटी इज दिस? अच्छा यहाँ पे मैं एक बात लिखना भूल गया, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ जनरली कि ग्रेडियंट ऑफ ST ग्राफ इज वेलोसिटी। सही, ST कहते हैं, S कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो ST ग्राफ का डिस्प्ले ग्रेडियंट जो होता है वो वेलोसिटी होता है। सही, किताबी तो ये पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम, ओके। अच्छा, ग्रेडियंट ऑफ ST ग्राफ इज वेलोसिटी, तो मुझे बताओ ये कैसी वेलोसिटी है? कांस्टेंट होती तो स्ट्रेट लाइन होती, अली इंक्रीज होती तो यूं दिखती कि ये इंक्रीजिंग है, ग्रेडियंट बढ़ रहा है। यहाँ पे ग्रेडियंट स्लो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। सही है, विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज कर रहा है, उसका ग्रेडियंट कम होता जा रहा है, नजर आ रहा है आपको? सही, फिर एट बी पार्टिकल इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट। अगर डिफरेंशिएशन की टर्म्स में सोचा जाए तो एक स्टेशनरी पॉइंट है, तो ये टर्निंग पॉइंट है ना। टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट, तो इसकी वेलोसिटी जो है यानी जीरो हो गई होगी। v इक्वल्स टू जीरो को इंस्टेंटेनियस रेस्ट कहते हैं। सही, फ्रॉम T5 to T8 क्या कर रहा है पार्टिकल? पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स O। वापस आ रहा हूं ना, डिस्प्लेसमेंट कम होने लगी है मेरी, नजर आ रही है डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, वापस आ रहा हूँ।
सही। सी बार की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई है? 0, यानी सी और 0 सेम पोजिशन में, नाम अलग अलग दिए हैं मैंने क्योंकि घूम के आया हूँ मैं। सही, कहाँ से घूम के आया हूँ? बी से घूम के आया हूँ भैया। सही है। जब भी पार्टिकल, अच्छा v इक्वल्स टू 0 पे एक और बात क्या होती है कि पार्टिकल टर्न करता है, ये अगले चैप्टर में आएगी, बट है नजर आ रही है तो मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखा रहा हूँ। सही है। कैसी वेलोसिटी है? ग्रेडियंट ऑफ द कर्व के बारे में क्या बता सकते हैं यहाँ पे? नेगेटिव है। और इंक्रीज कर रहा है नेगेटिव या डिक्रीज कर रहा है? तेजी से जा रहा है ना? आपको स्टीप होता हुआ नजर आ रहा है? इट्स स्टीप। सही है, तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी विथ इंक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी। सही। फिर फ्रॉम सी टू डी क्या हो रहा है? फ्रॉम T8 टू T10 कह देते हैं। पार्टिकल इज नाउ बिहाइंड ओ। ओ से भी पीछे चला गया हूँ भाई मैं। मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या नजर आ रही है मुझे? -4 नजर आ रही है एंड में। लेकिन फिर मैं टी पे जाके क्या करता हूँ? वैसे इंस्टेंटेनियस रेस्ट। और जब भी इंस्टेंटेनियस रेस्ट होती है तो मैं क्या कर जाता हूँ? घूम जाता हूँ। घूम के दोबारा जाने लगा भाई। सही है। फ्रॉम T10 टू T12 पार्टिकल इज रिटर्निंग टू। ओके, तो ई भी उसी लेवल पे है जिस पे वो है। सही, ये सारी बातें समझ आती हैं। मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दिया कि भाई कर्व्स जो है वो कब फ्लैट होंगे कब स्टीप होंगे, आपने ये डिसाइड खुद ही करना होगा। सही है। क्वेश्चन जो है वो ओ लेवल मैथ में आया करता था जिसमें एस टी ग्राफ बना होता था कि भाई वो जैक जो है वो साइकिलिंग स्टोर जो स्टोर पे जा रहे हैं और फिर रोज जो है वो उसको फॉलो करने लगती थी और कब मीट कर रहे हैं वो सब होता था। बेसिक ओ लेवल मैथ का सवाल होता था। ए लेवल मैथ में कभी एस टी ग्राफ बना हुआ नहीं आता। M1 में आपको बना हुआ नहीं नजर आएगा। हाँ, मैं आपको एक वीटी ग्राफ दूंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दूंगा और कहूंगा इसको ट्रांसलेट करके दिखा। आगे मेरे पास सवाल है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सही है। तो आपको बताना चाहिए कि कब कैसा शेप बनाना है भाई। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है। सही है। ये बात क्लियर होगी? क्लियर होगी? लिख लो तुम फिर बताना मुझे। ओके, फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या है? वीटी ग्राफ। सही। यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है। ये यूजुअली आपको ऐसी शेप्स नजर आएंगे। कई शेप्स नहीं होते हैं। यूजुअली क्या कॉमन शेप नजर आ रहा होता है? एक ट्रेपेजियम नजर आ रहा होता है। क्यों नजर आ रहा होता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे अब दो बातें होती हैं। ग्रेडियंट ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स। सही। एरिया बिटवीन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट वो कब होगा वो अभी डिसाइड करते हैं कि क्या क्या हो रहा है। सही है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक होती है और किस तरह हो रही होती है वो बाद में डिसाइड करते हैं। यहाँ पे एक मैं छोटा सा काम बस ये कर रहा हूँ, इस ग्राफ को आपको थोड़ा सा और स्ट्रेच करके दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये नीचे भी जा रहा है। सही। जैसे यहाँ पे टाइम हम कर लेते हैं 14 का। सही है, टाइम हो गया 14। ओके।
पहले तो मैंने स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ, फ्रॉम T0 to T5 particle is accelerating, नहीं एक्सेलरेट कर रहा है टू स्पीड ऑफ 10। पार्टिकल इनिशियली जो था वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो O पे था, सही, रेस्ट पे था, सही, रेस्ट से उसने स्टार्ट किया, वो तो मुझे नजर आ रहा है ना, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है ना उसकी, सही। फिर क्या हुआ, अच्छा पहले मुझे बताओ, टू स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इट इज मूविंग अवे फ्रॉम इट, सही। फ्रॉम T5 to T10 क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, अभी भी O से दूर ही जा रहे हैं, डिस्टेंस कवर करता रह रहे हो, भाई आपको नजर आ रहा है, मैंने कहा ना एरिया बिटवीन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, ये देखो बढ़ गया ये डिस्टेंस, तो दूर ही जाते जा रहा हूँ, सही। फ्रॉम T10 to T12 क्या कर रहा है, डिसेलेरेट कर रहा है, भाई ग्रेडियंट नेगेटिव हो जाएगा ना, ओके। और अवे फ्रॉम हो या नहीं, वापस आ रहे हैं, भाई वो वापस कब आते हैं, अभी पिछले क्या आपने क्या डिसाइड किया, वापस आने के लिए क्या जरूरी होता है, कि टर्न होने के लिए वेलोसिटी 0, अभी तो वेलोसिटी 0 तो नहीं हुई भाई, वेलोसिटी 0 कब हो रही है, जब 12 पे पहुंचे। अब देखो ये हुआ क्या है कि मैं गाड़ी चला रहा था, फिर कांस्टेंट गाड़ी हुई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे, वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे गाड़ी हुई, फिर मैंने गाड़ी के ब्रेक दबाए, गाड़ी वापस आना तो शुरू नहीं हो जाएगी, गाड़ी तो अभी आगे ही जाएगी ना भाई, फिर आगे गाड़ी जा रही है तो डिस्टेंस तो आगे ही कवर होगा, तो इवन विथ डिसेलेरेशन आई एम मूविंग अवे फ्रॉम होम, इसलिए मैंने आपसे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए पहले ही कहा कि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, डिस्टेंस होता है, सही है। ये पूरा डिस्टेंस जो मैं कवर करूंगा ये अवे फ्रॉम होम कवर करूंगा, सही है। वापस आने का क्या डिस्टेंस है वो अभी बात करते हैं, सही है। डिसेलेरेशन मूविंग अवे फ्रॉम होम, फ्रॉम T12 to T14, नहीं नहीं ये अभी तुम्हें इंटरप्रेट करना होगा, ये मैं अभी तुम्हें सिर्फ एक ग्राफ बना रहा है, इसको मैं इंटरप्रेट तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। अब तुम्हें जब ये देखो ये साल बना के दूं तो तुम्हें बताना चाहिए कि भाई नीचे चला गया तो क्या कर रहा है ये डिसेलरेट कब कर रहा है, तो ये तुम्हें इंटरप्रेट करना आना चाहिए ना। फ्रॉम T12 to T14, सही है। अब नीचे जब होते हैं ना तो उल्टी बात हो जाती है कि अब देखो वेलोसिटी तो इसके बाद बढ़ना शुरू हो गई है ना, टेक्निकली अगर वेलोसिटी -5 हो गई, सही है, तो मैं तेजी से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन अब किस डायरेक्शन में चला रहा हूँ, वापस आना शुरू हो गया हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, सही है। तो मैं फ्रॉम T12 to T14 पार्टिकल इज रिटर्निंग टू होम, वापसी के रास्ते में हूँ भाई, मैं घूमा हूँ, ये मुझे कैसे पता चला कि बीच में मेरी वेलोसिटी 0 हो गई थी, सही है। अब अगर मैं दोबारा यूं आना शुरू हो जाऊं उसका मतलब मैं यहाँ पे आके दोबारा घूमूंगा, सही है, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर ऊपर जाना, ऊपर चला जाएगा ग्राफ तो दोबारा वो से दूर जा रहे हैं। तो बिलो द एक्स एक्सिस क्या होता है कि रिटर्निंग टू, अबव द एक्स एक्सिस क्या होता है, मूविंग अवे फ्रॉम होम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब, आप मुझे बताएं कि आप डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं कि सेल ट्रेपेजियम का एरिया निकालें और उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करें, आप जितना आगे गए और फिर थोड़ा सा वापस आए, सही है, तो जहां पर रुकेंगे वहां पे आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, सही है। दैट इज हाउ यू इंटरप्रेट दिस ग्राफ्स।
अब in most questions either a VT graph is drawn for you or you draw it. सही है, ST ग्राफ हमेशा ड्रॉ करने को ही आते हैं, और उस केस में या तो VT आपने बनाया होता है या फिर उसने प्रोवाइड किया हुआ होता है, दोनों काम होंगे भी सवालों में देखेंगे हम। सही है, और जिस ऑर्डर में टॉपिक्स रखे ना, अब ये नहीं होता कि आइसोलेटेड कोई सवाल आएगा। आज सुबह मैं जो है वो कनेक्टेड पार्टिकल्स का क्वेश्चन करा रहा था, नहीं उसमें भी वीटी ग्राफ बनाने को था। तो वीटी ये जिस ऑर्डर में चैप्टर्स हैं ये बिल्ड अप है एक, आपको नजर आएगा कि आखिरी चैप्टर में भी पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा। सही, दैट इज द ट्रिक विद M1 कि वो जब सवाल अब आजकल बनाते हैं तो जो 14 मार्क का सवाल बनता है वो इसीलिए 14 मार्क का बन रहा होता है कि उसमें जो है ना 3 टॉपिक मर्ज हो चुके हैं। उसमें कनेक्टेड पार्टिकल्स भी होगा, उसमें न्यूटन्स लॉज भी होगा, उसमें जो है वो काइनेमैटिक्स भी घुसा हुआ होगा। ओके, M1 में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। M1 का सिलेबस जो है वो न्यूटन्स लॉज, वर्क पावर एनर्जी का एंड होता है, बाकी फोर्सेस, इक्विलिब्रियम, रिजल्टेंट सब सारे। लेकिन लेकिन अभी आप इत्मीनान रखें, आपको नजर आएगा कि फिजिक्स का बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, ये भी नजर आएगा, टेंशन ना लो आप। मैंने आज तक जिंदगी में फिजिक्स नहीं पढ़ी, मैंने आखिरी जो फिजिक्स पढ़ी थी वो ग्रेड 8 में पढ़ी थी। हाँ, मैंने तो खैर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ा है, बट मैंने वो लेवल अपना ये लेवल्स करते हुए M1 पढ़ी थी। सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी M बनाती है कि मैं पढ़ा सकता हूँ। एंड एट टाइम्स आपको लगेगा कि शायद आपसे ज़्यादा ही आती है, हालांकि आप ए लेवल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। सही है, तो क्योंकि मुझे मैथ आती है उसके पीछे, आप लोगों का डिफरेंस क्या होता है कि आप लोगों को फिजिक्स ज़्यादा आती है, आप लोगों को अभी उसके मैथ्स नहीं आती। ओके, तो कहीं कहीं आपको लगेगा कि मैं जो है वो बहुत डिफरेंट बात बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं आपको मैथ्स समझाने की कोशिश। ओके, चलिए जी देखते हैं। First question. It says a train takes 10 minutes to travel between two stations. The train accelerates at a rate of 0.5 for 30 seconds. It then travels at a constant speed and is finally brought to rest in 15 seconds with a constant deceleration. जब मैं आपको ये कहता हूँ कि आप एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, तो अभी जितनी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आपने उसी से बनाना होता है, कोई एडिशनल कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। सही है, तो हम बनाना शुरू करते हैं। ये एक्सेस पहले बना लेते हैं। सही है, एक जगह रेस्ट से स्टार्ट करूंगा। पहले क्या करूंगा, पहले एक्सेलरेट करना है, स्ट्रेट लाइन से बनेगा। टाइम कितना गुजर जाएगा भाई, 30 सेकेंड पे, और स्पीड कितनी हो गई नहीं पता, नहीं निकाली, सिर्फ ग्रेडियंट नोट कर लें। जब पहले पार्ट में सिर्फ वीटी ग्राफ बनाने को कहा है तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आखिरी पार्ट में अगर बोलूं तो हाँ सारी कैलकुलेशन करके दिखा दो। सही, फिर it then travels at a constant speed for स्केल से करोगे, लेकिन अभी मैं इसमें बहुत ज्यादा मुझे चीजें पता नहीं है। देखो, एज लॉन्ग एज तुमने स्ट्रेट लाइन कर्व्स वो सारी बातें सही की तो फिर कोई मसला नहीं। सही, फिर मुझे बताओ यहाँ पे टाइम मेंशन कर सकता हूँ भाई, नहीं है ना, टाइम नहीं पता, कोई बात नहीं। सही, रहने देते हैं उसको। कासिम साहब आज तो अलग ही लेवल हो गया है, आधा घंटा लेट है, ऐसा लग रहा है कि नवंबर में पेपर देना है। A2 तो वैसे भी देना है नवंबर में, तो अभी से रिलैक्स हो रहे हैं। चले, एंड ब्रॉट टू रेस्ट विद 15 सेकंड्स, क्या टाइम लेवल करूं? नहीं, ये एक्स एक्सिस पे तो टोटल टाइम चल रहा होता है ना। और से बड़ा सवाल फिर से, 60 नहीं, 600, 600 सेकेंड है ये। अब ये अगर 15 सेकेंड लगे तो डॉटेड लाइन में क्या लेवल होना चाहिए था, 585, 585 लेवल होना चाहिए था, क्योंकि 15 सेकेंड लगे। कुछ और पता है? नहीं पता हमें भाई। सही है, इतनी चीजें पता थी
तो मैंने प्लॉट करते हुए लिखा। अब आपने एग्जाम में ये 600 585 नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे, तो ये तो क्वेश्चन, ये तो ऊपर लिखी हुई है ना बातें। ओके, क्लियर है यहाँ तक? और कोई अभी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी कैलकुलेशन पार्ट 2 में आएंगी। किधर फाइंड द स्टेडी स्पीड, कौन सी स्पीड निकालने को कह रहा हूँ? ये तो कांस्टेंट स्पीड आई थिंक, सही, इसका नाम दे देते हैं वी। कैसे फाइंड करूँ? वो बचपन गुजर गया बेटा, अब डिस्टेंस अपॉन टाइम कभी भी नहीं लगेगा। सही है, ग्रेडियंट की हेल्प से निकालेंगे। ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है? 0.5। ये कोऑर्डिनेट कितना है? 30 कॉमा वी, और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है? 0,0। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूँ कि मुझे पता है एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, तो मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी v हुआ है और चेंज इन टाइम जो है वो 30 हुआ है, तो v जो हो जाएगी वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 30 into 0.5 15 आ जाएगी। सही है, चेंज इन v ओवर चेंज इन t। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप लिख लें v माइनस 0 ओवर x y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सही, फिर और क्या निकालने को कहा है मैंने? द डिसेलेरेशन। तो यहाँ तो कोऑर्डिनेट बता दो अब। 585 30, डिसेलेरेशन का मतलब ग्रेडियंट निकालना है, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ग्रेडियंट आ गया -2, तो डिसेलेरेशन कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है ना? क्लियर है यहाँ तक बात? तुम्हारे पास किताब नहीं है तो निकालो। हाँ, ये क्या है? ये वही स्टडी स्पीड अभी आपने निकाली थी, सॉरी ये 15 था, 15 था, सॉरी माय बैड माय बैड, ये 15 था। शायद एक है गाड़ी में बची हुई है, शायद एक क्लास के बाद लीजिएगा। ये तो सोते रहते हैं ना। सही है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस, कौन सा डिस्टेंस निकालने को कह रहा हूँ? तीसरा पार्ट भी तो है, डिस्टेंस भी तो निकालना है। कहाँ है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस? पूरा पूरा ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है। सही है, कौन सा शेप नजर आ रहा है? ट्रेपेजियम। क्या होता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाइट कितनी है इसकी? 15 निकाली अभी आपने। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक 600 की साइड है और दूसरी 555 की साइड से। सही है, ये वाली 555 बनेगी। सही है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। So this distance between the two stations is 8662.5. Okay. लेकिन मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि ट्रेपेजियम को कैलकुलेट करने की आदत डालो, बिकॉज जहाँ अननोन में छोड़ूंगा ना टाइम में, वहाँ पे फिर बहुत परेशानी होगी। कि कभी कभार ये बीच वाला टाइम लेट से मैंने अननोन छोड़ दिया, फिर देन you'll have to do a lot of broken calculations in order to get to the final answer then. Okay? अभी मैं करके दिखाऊंगा सवाल में। Half into height into sum of parallel sides. A train takes 10 minutes to travel between two stations. Start से end तक की जर्नी जो है वो 10 मिनट्स की है।
ये स्टेशन यहाँ पे एक आया और एक स्टेशन आप कह रही हैं यहाँ पे रुकने के बाद आया, तो मैंने पूरा ट्रिपेजियम तो निकाल लिया, पूरे ट्रिपेजियम का एरिया निकाल लिया ना मैंने हाइट ये ली है और पैरेलल साइड एक ये है और एक ये है। जब मैंने पूरे ट्रिपेजियम का एरिया निकाल लिया तो पूरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन निकाल लिया। ट्रेन तो आगे ही जा रही है ना, जहाँ जाके रुकती है वहाँ का डिस्टेंस, वहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लिया मैंने। सही है। आगे देखते हैं, सिंपल सवाल। पास पेपर में कभी कभी पुराने क्वेश्चन में बहुत सिंपल सिंपल भी नजर आएंगे आप। क्या है सिंपल सवाल? An elevator is pulled vertically upwards by a cable. The velocity time graph for the motion is shown above. Find the distance traveled by the elevator. कौन सा डिस्टेंस निकालना चाहिए? हाँ, लेकिन ग्राफ पे से क्या शेप निकालना चाहिए? पूरा। देखिए, एलिवेटर एक्सेलरेट कर रही है, कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है, फिर डिसेलरेट करके रुक रही है, तो स्टार्ट 0 से और फिर 28 सेकंड में ऊपर तक पहुंची है, तो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द एलिवेटर इज एंटायर डिस्टेंस। तो हाफ हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड बताओ, एक 28 है और एक 19 है, क्या बन रहा है? सही है गलत है? 9.4। फिर the acceleration during the first stage and the deceleration during the third stage। क्या निकालने चाहिए? ग्रेडियंट्स निकालने चाहिए दो, एक शुरू का ग्रेडियंट और एक एंड का ग्रेडियंट। शुरू का ग्रेडियंट y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और एंड का ग्रेडियंट जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास कोऑर्डिनेट होगा 24 पावर 0.4, तो 0.4 माइनस 0 and 24 minus 20 minus point. So acceleration is 0.08 and deceleration is 0.1. सही है, और डिसेलरेशन भी कह सकता है, रिटार्डेशन भी कह सकता है। ओके, क्लियर? यही क्वेश्चन एट दिस पॉइंट। तो पास पेपर में सिंपल सवाल भी आते हैं। नहीं, पास पेपर ही है यार, मैंने शायद हटा दिया है। नीचे वाले मैंने ऊपर वाले भी पास पेपर ही है, तो एक पार्ट 3 भी था लेकिन वो शायद कोर्सेस का था। चलिए जी, एग्जाम्पल 5 देखें। कासिम साहब फोन रख दें, हो गई $1 बिलियन डील आपकी। Where the diagram shows a velocity time graph for the motion of a machine's cutting tool. The graph consists of 5 straight line segments. The tool moves forward for 8 seconds while cutting and then takes 3 seconds to return to its starting position. सही पूरा ग्राफ आपको बना के दिया। The acceleration of the motion of the tool during the first 2 seconds. क्या करूंगा पार्ट ए में? एक्सेलरेशन तो ग्रेडियंट से निकलती है, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 0.09 आ गया, ऐसा ही है। The distance the tool moves forward while cutting. इसका एरिया निकालो, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना चाहिए, तो हाफ हाइट into sum of parallel sides. What are the parallel sides? 8 and 4. So 8 and 4. सही समझ में? Okay. Third part. The greatest speed of the tool during the return to its starting position. कौन सी वैल्यू निकालने को कह रहा हूँ?
ये वाली, तो v क्या देता? हाउ डू यू कैलकुलेट v? सोचें थोड़ा सा। ग्रेडियंट तो इन दोनों लाइंस का बिल्कुल सेम है, यू आर राइट अबाउट दैट, बट आप सोचो कि मुझे ये बीच वाला टाइम भी अगर नहीं पता, कैसे? चाहिए एक्सीलेंट। तो जितना जो है वो ट्रेपीजियम का एरिया है, सही है, नीचे वाला ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? रिटर्न जर्नी को ना। तो उसने कहा जितना फॉरवर्ड गया था, रिटर्न टू इट स्टार्टिंग पोजीशन का मतलब क्या है, उतना ही बैकवर्ड भी आया है। तो इसका भी एरिया कितना होना चाहिए? 1.08 होना चाहिए। जो ट्रेपीजियम, जितना ट्रेपीजियम ये इंडिकेट कर रहा है ना कि मैं दूर जा रहा हूँ, चाहे एक्सेलरेट करके या डिसेलरेट करके दूर जा रहा हूँ। और अभी मैंने क्या ग्राफ पढ़ाते हुए बताया था कि व्हेन यू आर बिलो द एक्स एक्सिस यू आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी तुमने उतना ही मूव किया, उसने कहा रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। घूम के मैं पूरा वापस आया। घूमने में मेरी वेलोसिटी जो भी हो रही हो फिलहाल, लेकिन मैं घूम के वापस आया हूँ भाई, सही है। तो जितना ये एरिया होगा उतना ही ये एरिया भी होगा। तुम सोचो तुम घूम के वापस आओगे तो उतना जाने का डिस्टेंस उतना ही वापस आने का भी डिस्टेंस होगा। ओके, अब सवाल ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1.08। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन वो तब करते हैं जब एंगल पता होता है, अभी कोई एंगल नहीं पता मुझे, सही। अच्छा, बेस इसकी कितनी हो जाएगी? 3, और हाइट इसकी अननोन है बी, यही निकालनी है, सही है। पॉइंट ओके। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, 0.72 नहीं? अच्छा, सही है। नहीं नहीं, सही है, सही है। तो पास पेपर के क्वेश्चन में छोटे चैलेंजेस भी होते हैं। देखिए पार्ट 3 थोड़ा सोचने वाला है ना, काम तो वही सारे करने हैं, वही एरिया वही ग्रेडियंट है, मैं कोई चीज चेंज नहीं करना। मैं सिर्फ एप्लीकेशन में जो है ना वो नई नई चीज आपको दिखाऊंगा, सही है। तो इस चैप्टर में यही होता हुआ आपको नजर आएगा कि हम जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा थोड़ा जो है वो मैथमेटिकली कन्वर्ट करते रहेंगे। नजर आ रहा है ना, अब मैंने काइनेमैटिक्स को उठा के एरियाज के फॉर्मूलाज के बारे में बता दिया, सही है। एक और पास पेपर के सवाल देखते हैं। You get that train travels from A to B a distance of 20,000 meters, taking 1,000 seconds. A journey has 3 stages. In the first stage, the train starts from rest at A and accelerates uniformly until its speed is V. In the second stage, the train accelerates at constant speed V for 600 seconds. During the third stage of the journey, the train decelerates uniformly, coming to rest at V. Sketch the velocity time graph. तो जितनी इन्फॉर्मेशन है उसी से स्केच करना है, अभी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हमने पहले एक्सेस बना ली, अब हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या क्या। 3 stages में है ना। इन द फर्स्ट स्टेज द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अच्छा, a train starts from A to B at a distance of 1,000 meters taking 1,000 seconds, यानी एंड पॉइंट जो होगा वो 1,000 seconds पर होगा। Starts from rest and A accelerates uniformly until its speed is V। तो यूं करके एक्सेलरेट कर रही है भाई ट्रेन, इट्स स्पीड इज V। कितने सेकंड्स के लिए पता चला? कितने सेकंड्स के लिए एक्सेलरेट किया ये पता चला? नहीं पता चला भाई। In the second stage, the train travels at a constant speed of v for 600 seconds. तो अब ये हॉरिजॉन्टल चलने लगी पर फॉर तो 6 सेकंड्स कहाँ पे लिखूं? ये नीचे, ये नहीं, फॉर 600 सेकंड्स, ये 600।
क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता तो मैंने एंडिंग पॉइंट भी इसलिए नहीं लिखा। तो ये पता है मुझे ये 600 है। और फिर क्या करना है, इसने डिसेलेरेट करना है। सही। तो ए से बी तक ट्रैवल किया, ओ से ए तक नहीं हो, उसे ए के नाम दे दिया स्टार्टिंग पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या लेबल करूं मैं, 1000 लेबल कर दूं। राइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन बस मुझे पता है, तो मैंने इसी का वीटी ग्राफ बनाना है। मैंने और कोई कैलकुलेशन अभी नहीं करनी। फिर पार्ट 2 में अब मैं आपसे कहता हूँ, मुझे आप वी कैलकुलेट करते हो। व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज देयर, क्या डिस्टेंस, तो किस चीज, डिस्टेंस क्या किस चीज से रिप्रेजेंट होता है, एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एरिया की वैल्यू जो होगी वो 20,000 होगी। एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स आर 1000 एंड 12.5। क्या नहीं, 20,000 डिवाइड बाय 800 है ना, तो क्या 25 आ रहे हैं 12 में। मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने 1600 से डिवाइड करके। सही है, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन फिर से वही एरिया निकालना था। फिर given that the acceleration during the first stage of the journey is 0.15, अब ये स्पीड पता चल गई आपको, तो आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया अपने ग्राफ पे 25, और उसने कहा कि एक्सेलरेशन इज 0.15, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ द जर्नी। तो ये वाला एरिया निकाल के बताना है आपने मुझे। अब एरिया ये वाला सिर्फ निकालना है, तो ये वाली बाउंड्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक्सेलरेशन उसने उस पार्ट की दी हुई, तो क्या पता चल सकता है, एक्सेलरेशन ये वाली दी हुई है। नेगेटिव क्यों होगी, ऊपर जा रहा है वो, एक्सेलरेट कर रहा है ना, स्पीड बढ़ा रहे हैं। क्या ये टाइम टी पता चल सकता है, दूसरी साइड पे अभी डिसेलरेट हो रहा है, पूछा नहीं है ना उसने। पहले मैं टाइम निकालना चाह रहा हूँ। सही, मैं टाइम निकालूंगा तो खुद ही क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। सही। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या लगेगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो 25 माइनस 0, टी की वैल्यू क्या आ रही है, ओके 500 over 3, right? फिर फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ द जर्नी, इस एरिया को निकालना है। ये टाइम आ गया आपके पास 166.67, ऊपर 600 था, तो ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, प्लस 600। सही है, so 766.67। फिर एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। बेस बनेगी 100 माइनस 17,000 माइनस 766.67, और हाइट बनेगी 25। सही है, एग्जैक्ट है, तूने सबको एग्जैक्ट रखा था। हाँ सही है। Okay, you can round it off to three significant figures. You can say that going to be 2200, या छोड़ा भी रहने दो, सही है, क्योंकि एग्जैक्ट आ रहे हैं ना, तो एग्जैक्ट रहने दो। क्लियर है यहाँ तक बात, एनी क्वेश्चंस, नो, कैन आई टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, लिख लिया,
और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे। क्या टेंशन हो रही है? क्लास कब खत्म हो गया है ना, यही टेंशन हो रही है ना? सच बताओ, क्यों बोर हो रहे हो? अभी $1 बिलियन डील जो किया तुमने, उसके पैसे वसूल करने जाए थे। हासिल साहब पढ़ लें थोड़ा, इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज होंगे। सही है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। तो पहले ही कंफ्यूज हो गया तो ये तो अभी सब होते हैं, सब होते हैं, तुम टेंशन ना लो। ये क्वेश्चन रखा है इसलिए। A woman walks in a straight line. The woman's velocity t seconds after passing through fixed point A on the line is v meter per second. सही है, जब वो स्टार्ट कर रही है अपनी जर्नी तो वो रेस्ट पे नहीं है भाई, पहले से चलती हुई आ रही थी। मैंने जर्नी को तब रिकॉर्ड करना शुरू किया जब वो ए से गुजरी है, और ए पे उसकी स्पीड कितनी थी? 1.5 थी उसकी स्पीड। The graph of v against t consists of four straight line segments. सही है, the woman is at the point B when t equals to 60. यहाँ पे वो पॉइंट बी पे है। पॉइंट बी जो है वो आपको इस ग्राफ पे नजर नहीं आ सकता, उसकी वजह ना पॉइंट ए भी नजर आ सकता। क्यों पॉइंट बी नजर नहीं आ सकता, पॉइंट ए भी नजर नहीं आ सकता? बिकॉज दिस इज अ वीटी ग्राफ। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो ए और बी बहुत क्लियरली नजर आ रहे होते कि भाई ये है, इसका डिस्टेंस इतना है, ये बी है, इसका डिस्टेंस इतना है। अभी ए और बी आपको उस ग्राफ से नजर नहीं आ सकता, वो कैलकुलेशन में नजर आ सकता। सही, ये हो गया। The woman is at the point B when t equals to 60. The woman's acceleration for 0 to 30 and 30 to 40. एक्सेलरेशन निकालनी है तो ग्रेडियंट निकालने की बात हो तो सिंपल है ना, निकालें y2 minus y1 over x2 minus x1। सही है, पॉइंट 02 then 30 to 40 डिसेलेरेशन हो रही होगी। स्पीड कम हुई है 2.1 और टाइम चेंज हुआ था 10। ये मैं चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। सही है, आपकी मर्जी होती है आपको जो भी यूज करना। आप ग्रेडियंट यूज करना चाहते हैं ग्रेडियंट यूज करें, कोई मसला नहीं। सही है, मैंने दोनों यूज करके दिखा दिया कि भाई वेलोसिटी जो है वो इस केस में 2.1 की चेंज हुई थी और टाइम कितना ट्रैवल किया था 10 सेकेंड। सही, ये हो गया। ये the distance AB and then the total distance walked by the woman. क्या क्या करना है ये बता दो। डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एरियाज निकालने पड़ेंगे। किस किस का एरिया? अब सवाल ये, तो बी पे तो यहाँ पे जाके पहुंचता हूँ। सही है, बी पे यहाँ पे जाके पहुंचता हूँ, सारे एरिया निकालने पड़ेंगे। सही है, पहले क्या नजर आ रहा है? ये मुझे एक ट्रेपेजियम नजर आ रहा है जो लेटा हुआ ट्रेपेजियम है। सही है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ, इसकी हाइट हो जाएगी 30 और पैरेलल साइड्स हो जाएंगी एक 1.5 की और एक 2.1 की। फिफ्टी फोर। सही है, फिर मुझे ये एक ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है, तो हाफ बेस इनटू हाइट 10.5। सही है, और फिर मुझे इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है, बेस इनटू हाइट। सही है, तीन अलग अलग एरियाज आ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक आपने निकालना है द डिस्टेंस ए बी और एक आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वुमन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स? दैट्स द क्वेश्चन। अब नोटिस करो अली, उसने किया क्या? उसने ए से स्टार्ट किया, यहाँ से गुजर रही थी तो वो ए। अब मुझे बताओ ड्यूरिंग दिस फर्स्ट 30 सेकेंड्स वो ए से दूर जा रही है, ए के करीब आ रही है? दूर जा रही है। 30 तक तो दूर जा रही है, 40 तक भी दूर जा रही है, अभी भी दूर जा रही है। टर्न कब होती है वो?
40 पे टर्न होती है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पहले वो यूं आगे गई, कितना आगे गई, 54 प्लस 10.5, यहाँ पे ये था, फिर उसने क्या किया, फिर 40 सेकंड के बाद उसने क्या किया, इंस्टेंटेनियस रेस्ट, उसका मतलब होता है वो घूम गई और देखो एरिया भी नीचे चला गया, तो घूम के वापस कितना आई, 22, और यहाँ पे आगे बी पे पहुंची है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में डिस्टेंस कितना है, तो मैं तो आपको ये निकालने को कह रहा हूँ ना भाई, ये कितना है, 54 प्लस 10.5 एंड देन माइनस 22, सही है, 54 प्लस 10.5 माइनस 22। मुझे कैसे पता चल रहा है वो वापस आ रही है, लेकिन वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, जब रिटर्न जर्नी होती है तो एक्स एक्सिस के नीचे नजर आती है हमें, सही, जब फॉरवर्ड जर्नी होती है तो एक्स एक्सिस के ऊपर नजर आती है, तो कितना बना ये 42.5। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मैं तुमसे पूछूंगा, आप बताओ टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, तो 54 ट्रैवल किया, 10.5 वापसी में 22 और ट्रैवल किया उसने, सही है, तो अब कितना हो गया 86.5। तो फर्क है ना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में वापसी वाले डिस्टेंस को माइनस करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल में सबको ऐड करना है, सही है, क्लियर, कंफ्यूजन होगी पूछ लें प्लीज, नहीं, श्योर, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं यार, क्या बात है, सब समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ, अब इसने डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन हो रही तो पूछनी है ना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डू यू एग्री कि ये जो पॉइंट बी है ये रिटर्न जर्नी पे कहीं बीच में आ गया है, सही है, तो जब मैं आपसे ये डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पूछ रहा हूँ, तो एक्चुअली आई एम आस्किंग यू फॉर द वुमेन्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन शी इज एट बी, तो ये वाला डिस्टेंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अगर वो खातून जो है वो यहाँ पे आके रुक गई हैं, हाउ फार इज शी अवे फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी बची है, डिस्टेंस उसने बहुत सारा ट्रैवल किया है, घूम के वो बहुत सारा आई है, लेकिन अब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी बची है, डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, डू यू एग्री कि ए बी उस डिस्टेंस का नाम है, डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन का नाम ए बी है, तो इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट निकाली। ए मुझे पता चला कि जब वो टाइम जीरो पे गुजर रही थी, सही है, तब वो ए से गुजरी है, यहाँ पे टाइम जीरो पे ए आया है, इट्स नॉट ऑन द ग्राफ, आई विल नेवर बी एबल टू सी ए ऑन अ वीटी ग्राफ, जर्नी स्टार्ट हुई तो ए था, क्योंकि जर्नी जो स्केच हुई हुई है वो ए ऑनवर्ड्स स्केच हुई हुई, सही है, तो देखें एग्जामिनर जो है ना छोटी छोटी बातें ट्विस्ट करता रहता है, अब मेजोरिटी इस केस में क्या करती है, ये आंसर्स जो होते हैं ना स्वैप हुए पे होते हैं, तो नीचे वाला आंसर तो गलत ही हो जाता है, एक माँ के आंसर सही दिया तो माँ के वरना नहीं, ऊपर वाले में एक मेथड का थोड़ा सा मिल जाता है लेकिन आंसर फिर से गलत होता है, सही है, तो आपने सोच के करना है, देखें फर्क फिजिक्स और मैकेनिक्स में यही है, मैथमेटिकल क्या करना है, अब फिजिक्स में शायद कभी इतना गहरी बात ना सोची हो कि भाई सर किसको ऐड करना है किसको सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं होता इम्पोर्टेंट, ये काइनेमैटिक्स में तो नहीं सोचा होगा तुमने, मैं एक बार गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें, इतने मुश्किल क्वेश्चन आ ही ना जाए तुम्हारे गैस फिजिक्स में, अब देखना बहुत पढ़ा है मैंने, अब ये देखें M1 का ग्रेड क्या, फिजिक्स का ग्रेड, मेरा ग्रेड क्या है, मेरे ग्रेड तो सारे ये है, तुम्हें शौक है तो मैं तुम्हें अभी खोल के दिखा रहा हूँ, वो रिकॉर्ड हो रहा है वरना मैं खोल के भी दिखा रहा हूँ, चले ये देखते हैं, ये सवाल रह जाएगा, तुम लोग सवाल वाले, a car travels in a straight line from A to B, a distance of 12 kilometers taking 552 seconds, ये मुश्किल सवाल है,
सही है, पास्ट पेपर्स का ही है। The car starts from rest at A and accelerates for T1 at point 3, reaching a speed of V. The car then continues to move at V for T2 seconds. It then decelerates for T3 at 1, coming to rest at V. Gets the velocity time graph for the motion and express T1 and T3 in terms of V. सही, तो और से देखिएगा सवाल। सही, पहले लिखा है कार ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर्स। किलोमीटर्स हमारे काम के हैं, मीटर्स काम के हैं भाई, 12,000, टेकिंग 552 सेकंड्स, यानी एंड पॉइंट जो लेवल होगा वो 552 लेवल होगा। The car starts from rest at A and accelerates for T1 seconds at point 3. तो बनाना शुरू किया मैंने for T1 seconds। और एक्सेलरेशन कितनी बताई मैंने, 0.3 बताई, और V पे पहुंच गया मैं। फिर मैंने क्या किया, फिर जो है वो मैंने कहा द कार रीचिंग अ स्पीड ऑफ V, द कार देन कंटिन्यूज टू मूव फॉर T2 सेकंड्स। तो जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा तो बताओ मैं यहाँ पे क्या लेबल करूँ टाइम को, 42, 42 सेकेंड्स था, तो ये T2 था, तो यानी ये हो जाना चाहिए T1 प्लस T2, सही है। और देन decelerates uniformly for T3 seconds at 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ग्रेडियंट जो है वो यहाँ का -1 होना चाहिए। और कमिंग टू रेस्ट एट बी, एंड पॉइंट क्या लेबल करना था, 552। तो T3 कहाँ है, T3 यहाँ है भाई, इस डिस्टेंस को उसने T3 कहा है, फॉर T3 सेकेंड्स। बेसिकली T1 प्लस T2 प्लस T3 जो है वो मिला के 552 बना, बिल्कुल, इसीलिए तो उसने बताया भी। सही, ये T3 सेकेंड्स का। ये मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया, उसने कहा एक्सप्रेस T1 एंड T3 इन टर्म्स ऑफ V। T1 को पहले कर लेते हैं, ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाना है, तो y2 माइनस y1 ग्रेडियंट इक्वल्स टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो T1 हो जाता है V ओवर 0.3। सही है, दूसरा वाला ग्रेडियंट कितना है, -1 है। सही है, अब आपकी चॉइस है, आप इसको कोऑर्डिनेट से करना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है कि मैं जो है वो T3 को इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम कर लूँ। वेलोसिटी जो है वो V से 0 हुई है, यानी -V हुई है, नेगेटिव चेंज है ना वेलोसिटी में, और टाइम जो है वो कितना है, T3, तो T3 शुड इक्वल V। सही है, सिंपल सी बात अगर मैं समझाऊं तो ग्रेडियंट अगर 1 है तो यानी जितनी वेलोसिटी चेंज हुई है उतना टाइम भी चेंज हुआ है ना, ग्रेडियंट 1 तभी आएगा, तो T3 इक्वल्स टू यार। सही है, ये हो गया एक्सप्रेस T1 एंड T3 हो गया। फिर पार्ट 2 देखो अब इसका, एक्सप्रेस द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टर्म्स ऑफ V and show that 13V square equals to this and find the value। total distance traveled कितना था, total distance traveled ऊपर कितना मेंशन हुआ था, 12 किलोमीटर, 12,000 मीटर। डिस्टेंस किस शेप में है, ट्रेपेजियम, so half height sum of parallel sides। what are the parallel sides, 552 और T2 12,000, ऐसा ही है। इस दो टू को तो पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना ताकि खत्म हो, तो ये हो जाएगा 24,000 दूसरी साइड पे, ऐसा ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मुझे प्रूव करना है वो सिर्फ V में प्रूव करना है, V आधा है, ये T2 आ गया भाई बीच में, T2 की जगह क्या कर,
कैसे? T2 को तो V में एक्सप्रेस ही नहीं किया, एक T1 को किया था और एक T3 को किया था। सही है। क्या हम T2 को क्या कह सकते हैं कि T2 इज बेसिकली 552 माइनस T1 माइनस T3, के बाकी दो टाइम माइनस कर दो तो T2 बचता है। तो T2 का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 552 माइनस T1 माइनस T3। यहाँ से भी देख सकते हैं आप कि T2 को सब्जेक्ट बना दूं तो 552 माइनस T1 माइनस T3 बन जाए। सही है। तो अब इससे फायदा क्या होगा? ये 552 प्लस 552 हो जाएगा, माइनस T1 क्या था? V ओवर 0.3, और T3 क्या था? सिर्फ V था। सही है। 552 प्लस 552 1024, तो ये बन गया 1024V माइनस V स्क्वायर ओवर 0.3 माइनस V स्क्वायर इक्वल्स टू 24,000, 1124। सही, 110। सही। अब एक आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम इसको फ्रैक्शन से वो हटाएं, डेसिमल एलसीएम लें और वो सब करें। मैं आपको अगर आसान तरीका बता दूं तो आसान तरीका ये होता है कि आप कैलकुलेटर में लिखें ये, आपने कहा -1 ओवर 0.3 -1, v को छोड़ दिया मैंने, बाकी सब टाइप कर दिया, -13/3, तो ये बन गया 1104 -13/3 v स्क्वायर। सही, आसान कर लिया। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 3312 v -13v स्क्वायर 24,000। सही है, ये बन रहा 72,000। प्रूव हो गई इक्वेशन, देखो। सही, फिर उसने कहा हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ v, तो आपने कहा सर ये क्वाड्रेटिक है। अभी मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, क्या आ रहे हैं अली v के दो आंसर? 24 और 3,000 3000 ओवर विच इज डेसिमल में 0.7। कौन सा आंसर सही है? क्यों, कोई वजह है? तो क्या मसला है? तो एब्सर्ड होने से ये थोड़ी मसला थोड़ी हल है। डिस्कार्ड क्यों कर रहे हो भाई? अब देखो क्यों डिस्कार्ड कर रहे हो। एक और T1 निकालो, इसको डिवाइड करो, 230.7 डिवाइड बाय 0.3, 790। टाइम 1 आ रहा है, 790 आ सकता है क्योंकि टोटल टाइम में 552 है, तो इसलिए डिस्कार्ड हो रहा है तो दोनों पॉजिटिव। सही, ये आंसर आज तक मुझे तो खूबसूरत नहीं लगे, आपको लगते तो आप जरूर करें, बट दैट्स नॉट अ क्राइटेरिया, यू हैव टू बी लॉजिकल अबाउट इट एज वेल ना। सही है। ये एक मैंने अभी एक्सपेरिमेंट किया था, एक इसी तरह का एपीसीपी का सवाल है, याद है? मैं हम उसमें कह रहे थे P1 में अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जिसमें दो है नाते हैं। मैं वो चैट जीपीटी से पूछा था, वो गलत वाला चूज करता है। हाँ, बस उसकी रीजनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी। डीप सीक की रीजनिंग अच्छी है, तो डीप सीक से ही सॉल्व करता है, लेकिन चैट जीपीटी गलत सॉल्व करता है। इट डजंट हैव द राइट रीजन व्हाई इट्स चूजिंग दैट पर्टिकुलर आंसर। आई एम प्रीटी श्योर अगर तुम चैट जीपीटी को ये वाला सवाल दोगे ना तो वो गलत करेगा। करो। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you.
Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.